हाय एवरीवन, सभी छात्रों को यूपीएससी सीएससी हिंदी में स्वागत है। जैसा कि मैं आर के यादव हूँ, मैं यूपीएससी आईएएस में 2013 जीएस प्रथम प्रश्न पत्र आज क्वेश्चन नंबर 11 से ले रहा हूँ। ठीक, क्वेश्चन है, विलंब से होने वाली जापानी औद्योगिक क्रांति में कुछ ऐसे कारक शामिल थे जो पश्चिमी देशों के अनुभवों से बिल्कुल भिन्न थे। विश्लेषण कीजिए। 200 शब्दों में 10 अंक है। अब हम क्या उत्तर देंगे। जापान में देर से आने वाली औद्योगिक क्रांति का तात्पर्य मोईजी पुनर्स्थापना के बाद 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी की शुरुआत में हुए तीव्र औद्योगिकरण से है। पश्चिमी अनुभव के विपरीत जापान की औद्योगिक क्रांति में ऐसे कारकों का एक अनूठा समूह शामिल था। बच्चों, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक हुआ है। समूह शामिल था जो इसके ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संदर्भ में गहराई से निहित थे। अब हम मुख्य भाग पर चलते हैं। इंट्रोडक्शन हो गया है, अब मुख्य भाग। अद्वितीय ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संदर्भ। नंबर 1, जापान के भौगोलिक अलगाव और सीमित प्राकृतिक संसाधनों के कारण औद्योगिकरण के लिए एक अलग दृष्टिकोण की आवश्यकता पड़ी, जिसमें उपलब्ध संसाधनों को अधिकतम करने और विदेशी प्रौद्योगिकी को अपनाने पर ध्यान केंद्रित किया गया। नंबर 2, जापान की सामंती संरचना और मजबूत केंद्रीय सत्ता, जिसके शीर्ष पर सम्राट था, ने औद्योगिकरण को आगे बढ़ाने के लिए ऊपर से नीचे की नीतियों टॉप डाउन पॉलिसीज के कार्यान्वयन की सुविधा प्रदान की। मोन्जी पुनर्स्थापना की भूमिका। आगे मोन्जी की एक वहाँ के आंदोलनकर्ता थे। मोन्जी पुनर्स्थापना 1868 ईस्वी ने सामंती शोगुनेट के अंत और आधुनिकीकरण और सुधार की अवधि की शुरुआत को चिन्हित किया। यह घटना जापान की औद्योगिक क्रांति के लिए उत्प्रेरक थी, क्योंकि इसने देश को विदेशी प्रभावों के लिए खोल दिया और पश्चिमी विचारों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया। औद्योगिकरण के प्रति जापान की रणनीति। नंबर 1 पॉइंट है राज्य की भूमिका। जापानी सरकार ने औद्योगिकरण को बढ़ावा देने, बुनियादी ढांचे में निवेश करने, प्रमुख उद्योगों टाइपिंग यहाँ मिस्टेक हुआ है, प्रमुख उद्योगों को सब्सिडी देने और राज्य के स्वामित्व वाले उद्यमों की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पॉइंट 2 है ज़ाइबात्सु शक्तिशाली जापानी समूह, जिन्हें ज़ाइबात्सु के नाम से जाना जाता है, औद्योगिकरण को आगे बढ़ाने में सहायक थे। पॉइंट 3 है शिक्षा पर जोर दिया इन्होंने। चयनात्मक उधार और अनुकूल। चयनात्मक सुधार, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक हुआ बेटा, चयनात्मक सुधार और अनुकूलन। जापान ने रणनीतिक रूप से ऐसी पश्चिमी प्रौद्योगिकी और प्रथाओं को अपनाया जो उसकी अनूठी परिस्थितियों के अनुकूल थी। इस दृष्टिकोण ने जापान को अपनी सांस्कृतिक पहचान बनाए रखते हुए और अपनी औद्योगिकरण प्रक्रिया की दक्षता को अधिकतम करते हुए
पश्चिम से सीखने की अनुमति दी। अब हम निष्कर्ष पर चलते हैं। इन कारकों ने जापान को अपेक्षाकृत कम समय में सफलतापूर्वक औद्योगिकरण करने में सक्षम बनाया और 20वीं सदी में एक वैश्विक आर्थिक शक्ति के रूप में इसके उद्भव की नींव रखी। अब हम प्रश्न 12 पर चलते हैं। यूरोपीय प्रतिस्पर्धा की दुर्घटना के द्वारा अफ्रीका को कृत्रिम रूप से निर्मित छोटे छोटे राज्यों में विभाजित कर दिया गया। विश्लेषण कीजिए। 200 शब्दों में 10 अंक का क्वेश्चन है। अब हम भूमिका इंट्रोडक्शन देंगे। यह कथन है कि अफ्रीका को यूरोपीय प्रतिस्पर्धा के कारण कृत्रिम रूप से बनाए गए राज्यों में विभाजित किया गया था। 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी की शुरुआत में यूरोपीय शक्तियों द्वारा उपनिवेशीकरण की प्रक्रिया और उसके बाद अफ्रीकी महाद्वीप के विभाजन को संदर्भित करता है। इस प्रक्रिया को, जिसे अक्सर अफ्रीका के लिए संघर्ष कहा जाता है, यूरोपीय देशों के बीच महाद्वीप के क्षेत्र का तेजी से विभाजन देखा गया। मुख्य भाग पर चलते हैं। अब ऐतिहासिक संदर्भ उसका देखते हैं। क्षेत्र और संसाधनों की तलाश में यूरोपीय शक्तियों के बीच तीव्र प्रतिस्पर्धा के कारण 1884 और 1914 ईस्वी के बीच अफ्रीका के लिए संघर्ष हुआ। पॉइंट 2 है, औद्योगिक क्रांति के कारण कच्चे माल और नए बाजारों की बढ़ती मांग से प्रेरित होकर इन शक्तियों का लक्ष्य अफ्रीका में अपने प्रभाव और क्षेत्रों का विस्तार करना था। अब हम बर्लिन सम्मेलन 1884 से 1885 ईस्वी के बीच। पॉइंट 1 है, बर्लिन सम्मेलन ने उपनिवेशीकरण पर संघर्ष को रोकने के लिए यूरोपीय शक्तियों के बीच अफ्रीका के विभाजन को औपचारिक रूप दिया। पॉइंट 2 है, हालांकि खींची गई सीमाओं में अफ्रीकी लोगों के बीच मौजूदा जाति, सांस्कृतिक और राजनीतिक विभाजन के प्रति बहुत कम सम्मान दिखाया गया, जो प्रायः सीमित ज्ञान और गलत मानचित्रों के कारण होता था। उपनिवेशीकरण के पीछे उद्देश्य समझते हैं। आर्थिक हितों, राजनीतिक प्रतिस्पर्धा और सांस्कृतिक और धार्मिक विश्वासों के प्रसार के कारण यूरोपीय शक्तियों ने अफ्रीका को उपनिवेश बनाया। कृत्रिम सीमाएं और अस्थायी प्रभाव। नंबर 1 है, अफ्रीका को कृत्रिम राज्यों में विभाजित करने के अस्थायी परिणाम हुए, क्योंकि यूरोप द्वारा खींची गई सीमाओं ने अक्सर मौजूदा जाति, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक विभाजनों को नज़रअंदाज कर दिया। नंबर 2 है, इसरो विभिन्न समूहों के बीच तनाव और संघर्ष हुआ। पॉइंट 3 है, इससे विभिन्न समूहों के बीच तनाव और संघर्ष हुआ और एकजुट राष्ट्रीय पहचान के विकास में बाधा उत्पन्न हुई, जिससे राजनीतिक अस्थिरता को बढ़ावा मिला। तो हम निष्कर्ष देखते हैं। अफ्रीका के लिए संघर्ष के परिणाम स्वरूप कृत्रिम सीमाओं का निर्माण हुआ, जिसमें मौजूदा जाति, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक विभाजनों की उपेक्षा की गई, जिससे अफ्रीका में राष्ट्र निर्माण, राजनीतिक स्थिरता और विकास से संबंधित मौजूदा चुनौतियां पैदा हुईं। प्रश्न नंबर 13, अमेरिकी क्रांति वाणिज्यवाद के विरुद्ध एक आर्थिक विद्रोह था। इस कथन की पुष्टि कीजिए। अब हमें 2 शब्दों में 10 अंक का उत्तर है। भूमिका इंट्रोडक्शन हम देंगे। अमेरिकी क्रांति 1775 से 1783 ईस्वी ग्रेट ब्रिटेन के खिलाफ 13 अमेरिकी उपनिवेशों द्वारा स्वतंत्रता के लिए एक बहुआयामी संघर्ष था। हालांकि यह सच है कि वाणिज्यवाद के विरोध जैसे आर्थिक कारकों ने क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, पर राजनीतिक और वैचारिक प्रेरणाओं जैसे अन्य योगदान देने वाले कारकों पर विचार करना भी
महत्वपूर्ण है। अब हम मुख्य भाग देखेंगे। वाणिज्यवाद और ब्रिटिश औपनिवेशिक नीतियाँ। वाणिज्यवाद एक प्रमुख आर्थिक सिद्धांत था जो कि किसी राष्ट्र की संपत्ति और शक्ति को सोने और चांदी के संचय से जोड़ता था। उपनिवेशों ने उत्पादन के लिए कच्चा माल और बाजार उपलब्ध कराकर मूल देश को लाभ पहुंचाने का काम किया। अब हम प्रतिनिधि के बिना कराधान। पॉइंट 1, अमेरिकी क्रांति की ओर ले जाने वाली एक प्रमुख शिकायत प्रतिनिधित्व के बिना कराधान थी। पॉइंट 2 है स्टाम्प अधिनियम, टाउनशेड अधिनियम और चाय अधिनियम जैसे अधिनियम उपनिवेशों से राजस्व बढ़ाने के ब्रिटिश प्रयासों का उदाहरण देते हैं, जो व्यापारिक नीतियों को दर्शाते हैं जिनका उद्देश्य मात्र देश के लाभ के लिए उपनिवेशों का शोषण करना था। अब हम आर्थिक स्वार्थ और मुक्त व्यापार की चाहत। नंबर 1 है, कई उपनिवेशवादी विशेष रूप से व्यापारी और कारोबारी ब्रिटिश व्यापारिक प्रतिबंधों से निराश थे। पॉइंट 2 है, उन्होंने आर्थिक आत्मनिर्णय और मुक्त व्यापार की मांग की। उनका मानना था कि इससे समृद्धि आएगी। इस इच्छा ने उपनिवेशवादियों में क्रांतिकारी भावना को बढ़ा दिया। ब्रिटिश नीतियों का आर्थिक प्रभाव। अब हम ब्रिटिश नीतियों का आर्थिक प्रभाव देखेंगे। ब्रिटिश व्यापारिक नीतियों और कराधान उपायों ने उपनिवेशों के आर्थिक विकास में बाधा डाली, जो उपनिवेशवादियों के लिए वित्तीय कठिनाइयों का कारण बना। ब्रिटिश शासन के प्रति असंतोष और स्वतंत्रता आंदोलन के समर्थन में योगदान दिया। अब हम निष्कर्ष देखते हैं। जबकि अमेरिकी क्रांति में विभिन्न कारक शामिल थे, आर्थिक आत्मनिर्णय की खोज ने स्वतंत्रता के संघर्ष में महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिससे स्वतंत्रता और स्वायत्तता की अभिलाषा में आर्थिक शिकायतों को उजागर करने का महत्व प्रदर्शित हुआ। ये हमारा चैनल है STIS विद RK यादव। दोस्तों, एक लाइक और सब्सक्राइब कर देने का। प्रश्न नंबर 14 देखते हैं। प्रश्न नंबर 14 है, टाइपिंग गलत हो गया है। आर्थिक महामंदी से निपटने के लिए किन नीतिगत साधनों का प्रयोग किया गया? भूमिका। इंट्रोडक्शन। 1929 की आर्थिक महामंदी विश्व इतिहास की सबसे गंभीर आर्थिक संकटों में से एक थी, जिसने उत्पादन, रोजगार और व्यापार को बुरी तरह प्रभावित किया। इस संकट से उबरने के लिए विभिन्न देशों, विशेषकर अमेरिका ने कई महत्वपूर्ण नीतिगत उपाय अपनाए। मुख्य भाग। आर्थिक महामंदी से निपटने हेतु निम्नलिखित नीतिगत साधनों का प्रयोग किया गया है। नंबर 1, राजकोषीय नीति। सरकार ने सार्वजनिक व्यय में वृद्धि की। अमेरिका में राष्ट्रपति रूजवेल्ट के न्यू डील के तहत बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाएं जैसे बांध, सड़कें शुरू की गई, जिससे रोजगार सृजन हुआ और मांग में वृद्धि हुई। अब हम मौद्रिक नीति देखते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी। केंद्रीय बैंकों ने ब्याज दरों को कम किया और मुद्रा आपूर्ति बढ़ाने का प्रयास किया। हालांकि प्रारंभ में यह प्रयास सीमित प्रभावी रहा, पर बाद में इसका सकारात्मक असर देखने को मिला। नंबर 3 है, बैंकिंग एवं वित्तीय सुधार हुआ। रोजगार सृजन कार्यक्रम चलाए गए, सामाजिक सुरक्षा उपाय किए गए और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नीति लागू किया गया। निष्कर्ष। इन नीतिगत उपायों ने धीरे धीरे अर्थव्यवस्था को स्थिरता प्रदान की और पुनरुद्धार का मार्ग प्रशस्त किया। आर्थिक महामंदी ने यह स्पष्ट किया कि संकट के समय सक्रिय सरकारी हस्तक्षेप, संतुलित मौद्रिक राजकोषीय नीतियाँ और सामाजिक सुरक्षा तंत्र अत्यंत आवश्यक होते हैं। हम आज का लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि हमारा 5-5 प्रश्नों की एक श्रृंखला होती है, जैसे UPSC IAS में
2013 के जीएस प्रथम प्रश्न पत्र में कुल 25 क्वेश्चन पूछे गए थे। इस तरह से आज हमारा पार्ट 3 का है, भारत में शहरीकरण की तीव्र प्रक्रिया से उत्पन्न हुई विभिन्न सामाजिक समस्याओं पर चर्चा कीजिए। 200 शब्दों में उत्तर है। 10 अंक का भूमिका। शहरीकरण समाज के मुख्य रूप से ग्रामीण आबादी का शहरी आबादी में परिवर्तन की प्रक्रिया है। भारत में 35% से अधिक आबादी शहरी क्षेत्रों में रहती है और वर्ष 2030 तक भारत की 50% से अधिक आबादी के शहरी क्षेत्रों में रहने की उम्मीद है। मुख्य भाग। लेकिन शहरीकरण की तीव्र प्रक्रिया ने अनेक सामाजिक समस्याओं को जन्म दिया है। इनमें इस प्रकार देखा जा सकता है। नंबर 1 है अनियोजित शहरीकरण और सुविधाओं की कमी हमें देखने को मिलती है। बढ़ती शहरी गरीबी और असमानता, पारिवारिक संरचना कमज़ोर हो गई है, महिलाएं असुरक्षित हैं। शहरी क्षेत्रों में महिलाएं शारीरिक और आर्थिक रूप से शोषण के प्रति संवेदनशील हैं। क्योंकि महिलाओं में प्रायः शिक्षा का अभाव होता है, इसलिए वे कम वेतन वाले अनौपचारिक रोजगार में लगी रहती हैं, विशेषकर घरेलू नौकरानी के रूप में, जिसमें काम तो बहुत होता है लेकिन वेतन बहुत कम होता है। अब हम निष्कर्ष पर चलेंगे। शहरीकरण अपने आप में कोई समस्या नहीं है, लेकिन अस्थिर और अनियोजित शहरीकरण अनिवार्य रूप से सामाजिक आर्थिक समस्याओं का कारण बनेगा। हालांकि इन मुद्दों को पूरी तरह से हल नहीं किया जा सकता है, लेकिन इन्हें व्यवस्थित और वैज्ञानिक तरीके से नियोजित किया जाना चाहिए। इन मुद्दों के समाधान के लिए सरकार द्वारा कई स्मार्ट शहरीकरण उपाय जैसे स्मार्ट सिटी मिशन अमृत आदि उठाए जा रहे हैं। शहरीकरण को और अधिक सकारात्मक घटना बनाने के लिए समाज और सरकार दोनों को सहयोग करना चाहिए। जय हिंद। सभी को बेस्ट ऑफ लक।